नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी के सारांश के बारे में, जो कि एक सीरीज के रूप में हमारे इस चैनल पे चल रहा है। इसमें हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल जो कि सीरीज चल रहा है उसमें हम विज्ञान की बात कर रहे हैं और क्लास 7 से यह रिलेटेड होगा यह वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे अध्याय 16 के बारे में, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, इससे जो जुड़ी फैक्ट होगी केवल हम अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट को ही देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। और जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके बीपीएससी बीएसएससी या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है सामान्य विज्ञान के तौर पे। ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी का पढ़ना बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। इन्हीं सभी जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहे होंगे चैप्टर का नाम, देख सकते हैं जल एक बहुमूल्य संसाधन है। इसके बारे में जानेंगे मेनली तौर पे। आप वाटर के बारे में इसमें हम चैप्टर में जानने वाले हैं अच्छे तरीके से। किस प्रकार से वाटर मतलब जल का संरक्षण होता है, जल का संसाधन किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से इस चैप्टर के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने वाले हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा प्रमुख शब्द यानी कि प्रमुख टर्मिनोलॉजी के बारे में, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स या फिर शब्द हैं, वो बताया गया है यहाँ पर कि जल भर क्या होता है, अवक्षय क्या होता है, बूंद सिंचाई व्यवस्था, भौम जल के बारे में जानेंगे, अंतः स्यंदन के बारे में जानेंगे, उसके बाद पुनः पूर्ति, जल संग्रहण, भौम जल, अलवण जल क्या होता है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि अलवण जल के बारे में, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत अच्छे तरीके से। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं क्या, तो कोठापल्ली गांव के बारे में यहाँ पर एक जो कंसेप्ट है बताया गया है। कोठापल्ली गांव जो है ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप कहाँ देखते हैं इस कोठापल्ली गांव का, किस राज्य में अवस्थित है। यह कोठापल्ली गांव के समीप जल संभर प्रबंधन योजना द्वारा जल प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह परियोजना जो है, परियोजना के नाटकीय परिणाम आए हैं, जो कि भौम जल स्तर बढ़ गया है और हरित क्षेत्र की वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप इस उपबंजर क्षेत्र में उत्पादकता और आय में जो है कि अति अशासित, देख सकते हैं असातित वृद्धि हुई, यानी कि बहुत ही अधिक वृद्धि हुई है, इस बात को यहाँ पर कहा गया है। तो ये कोठापल्ली गांव के बारे में आप कहाँ पर देखते हैं, इस गांव को किस राज्य में अवस्थित है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जल संभर प्रबंधन योजना को लाया गया है, जिसके माध्यम से जल का जो है कि संग्रहण किया गया। इसके बारे में यहाँ पर भौम जल स्तर बढ़ाने के रूप में यहाँ पर जाना जाता है इसे। आगे बढ़ेंगे और फैक्ट की तरफ देखेंगे तो लिखा गया है कि जल है तो कल है। यह एक कोटेशन के रूप में आप जानेंगे इसको, जल है तो कल है। उसके बाद देखेंगे कि आप शायद जानते होंगे कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, इस बात को जानेंगे। और यहाँ पर देखें तो कुछ और फैक्ट के रूप में यहाँ पर कहा गया कि 2023 के अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया है। 2023 को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल के रूप में मनाया गया था, जिससे जो है कि लोगों की प्राकृतिक संसाधन को निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया गया। पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल किस वर्ष को मनाया गया है, तो 2023 को मनाया गया है इस वर्ष में, इस बात को ध्यान रखेंगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखें तो भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को जो है कि भौम जल कहा जाता है, यानी भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल जो है कि भौम जल कहलाता है, भूमिगत जल जिसे बोलते हैं उसे। अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को आप देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा, जहां पर आपको अधिकतम नीला पार्ट दिखाई देगा, इसीलिए हम लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में भी हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ क्यों दिखाई देता है, तो 78% जो है कि हमारे पृथ्वी पर जो जल है और जो जल के कारण ही नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी की सतह जो है कि लगभग, पृथ्वी की जो सतह है लगभग 71% जो भाग है जल से ढका हुआ है। यहाँ पर 71% दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 71% ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो है कि एनसीईआरटी को ही माना जाता है। आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट के रूप में वर्षा जल और अन्य स्रोत जो है, अन्य स्रोतों जैसे कि नदी तालाबों का जल जो है कि मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई के रिक्त स्थानों के दरारों को भर देता है और भूमि में जल का रिसाव या फिर अंतः स्यंदन कहलाता है। यानी भूमि में जल का रिसाव क्या कहलाता है? अंतः स्यंदन कहलाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। क्या होती है? तो जो भूमिगत जल होती है उससे उसकी जो है कि पुनः पूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थिर जो है कि कठोर सैल या फिर चट्टान जिसको बोलते हैं सैल को, कठोर चट्टान की परत के बीच भौम जल संचित हो जाता है। यानी कि कठोर जो चट्टान होते हैं अंदर, उसके अंदर क्या होता है तो एकत्रित हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से बॉक्स बना रहता है, उसके अंदर एकत्रित हो जाता है। इसके आगे पीछे पूरा कठोर भाग रहता है, इसे अगल बगल नहीं भाग सकता है जल। तो ये जो भौम जल होता है इस प्रकार से एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार के संचित जो भौम जल होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जल भर कहते हैं। क्या कहते हैं? संचित जो भौम जल के जो भंडार होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जल भर कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कहते हैं जल भर, समझ रहे हैं, और इसको कहते हैं भौम जल। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों आदि भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक के रूप में आप जानते हैं। भूमिगत जो जल है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक के रूप में आप जाने तो जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकी और कृषि का जो गतिविधि है उनसे रिलेटेड तो जो गतिविधि है उन सभी के सभी जो है कि भौम जल को प्रभावित करता है। जैसे इस प्रकार से देख सकते हैं हैंडपंप से हम बल जो है कि भूमिगत जल को ही निकालते हैं। उसके बाद जब देखते हैं कि फैक्ट्री वगैरह में भी जल की आवश्यकता होती है तो वह भूमि से ही निकाल करके उपयोग में लाए जाते हैं। ये चीज आपको बताया गया है। आगे बढ़ेंगे तो ये फैक्ट है। फैक्ट क्या? तो जानकारी है। तो देख सकते हैं यह पीडीएफ प्राप्त करने की जानकारी होगी। आप संबंधित क्लास के पीडीएफ सामान्य प्राइस में आप मामूली सी प्राइस में आप खरीद सकते हैं। इस क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पेमेंट स्लिप सेंड करेंगे, तुरंत ही आपको A4 साइज में आपको मिल जाएगा प्रिंटेबल फॉर्मेट में। ये जो है कि पीडीएफ इसका हाई क्वालिटी में मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे इसको। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है, जिसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और फैक्ट की तरफ कि हमारे देश में अनेक स्थान पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी मतलब तालाब होता है, बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन चला आ रहा है। बावड़ी मतलब जो है कि तालाब होता है, समझ रहे हैं बात को, तालाब होता है। इसके बाद देखेंगे तो एक फैक्ट के रूप में, एक केस का अध्ययन के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि गुजरात के बारे में है यह, कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भोजपुर नामक स्थान पर वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है, मतलब कभी कभी वर्षा होती है। वहां के ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता है। पिछले वर्ष में जल की मांग बढ़ गई और भूमिगत जल जो है का पुनः पूर्ति होने वाले जो जल से कहीं अधिक था। यानी इसके परिणाम स्वरूप जो है कि भूमिगत जो जल था, भूमिगत जो जल का स्तर था चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया, मतलब पानी संकट आ गया, जल संकट जिसको बोलते हैं। वर्ष 1989 में गांव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया और रुकमावती नदी और उसकी जो है कि अनेक सहायक नदी पर 4 चेक डैम बांध बनाए गए और इस तरह एकत्रित किए गए जल को मृदा में अंतः स्रवण की दर को बढ़ा दिया और जिससे जल भरो की जो है कि पुनः पूर्ति हो गई। और इस क्षेत्र में किसानों के अनुसार अब कुएं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जो कि जल बहकर समुद्र में चला जाता था और व्यर्थ हो जाता था, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध जो हो जाता है। यानी कि जो नदी है, कौन से नदी की बात कर रहा है तो रुकमावती नदी पर जो है कि डैम बनाया गया। यहाँ पर ध्यान देंगे इस बात को कि कौन सा डैम, 18 ठो डैम बनाया गया है। ध्यान रखेंगे इस बात को और ये जानकारी आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट लगेगा। आगे बढ़ेंगे
तो और फैक्ट के रूप में आप देखें तो एक सफल प्रयास के रूप में यहाँ पर बताया गया कि राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है, सभी लोग जानते होंगे, और जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती से एक सफल प्रयास का हल दिया गया यहाँ पर एक किसी व्यक्ति के द्वारा। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। ऐसे किया, उन्होंने पांच सूख चुकी नदी अखेरी, रूपारेल और सरसा, भागिनी और जहाजवाली को जो है कि जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित किया। कौन कौन से नदी को? तो अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगिनी और जहाजवाली, ये 4-5 जो है कि 1 2 3 4 5 ठो जो नदी हैं, इन 5 नदी को जो है कि पुनर्जीवित किया गया सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा, जो कि राजस्थान में अवस्थित है, अलवर जिले के राजस्थान में अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने दिखेगा एक प्रकार से जो प्रश्न है, रिक्त स्थान को पूर्तित करें। तो भौम जल प्राप्त करने के लिए जो है कि भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तो नदी या फिर वर्षा जल पर आश्रित रहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं वर्षा या फिर जो है कि नदी, दोनों का जो है हम उपयोग करते हैं। भौम जल का प्राप्त करने के लिए, भौम जल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तो वर्षा और नदी का जो है कि उपयोग करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं जल को 3 अवस्थाएं होती है, जल की जो है कि 3 अवस्थाएं होती है। ठोस, ये ठोस हो गया, एक ठोस हो गया, एक द्रव हो गया और एक गैस हो गया, है ना। उसके बाद देख सकते हैं कि भूमि की जो है कि भूमि की जल या भूमिगत जल होते हैं। भूमि की जल धारण करने वाली जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, तो जलभर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। भूमि की जल धारण करने वाली जो परत होती है उसे जलभर कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आगे है कि भूमि में जल के जो है कि अवस्रवण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, अंतःस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्यंदन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेगा आपको एक प्रकार से कंसेप्ट के रूप में, यहाँ पर कंसेप्ट के रूप में देखें तो इसी चैप्टर का जो सारांश है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य होता है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। उसके बाद है जल 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प। उसके बाद जो है कि यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व में अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी पाई जाती है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट फैक्ट है, विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के द्वारा होता है, यानी कि उद्योग की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती का आवश्यकता है, कुप्रबंधन जल की कमी का प्रमुख जो है कि कारण है। उसके बाद हमें पाइप द्वारा जल की आपूर्ति के समय भवनों और अन्य क्षेत्रों में रिश्ते नाले के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए, और जो जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल के पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे, यानी कि मतलब जो है कि अच्छे ढंग से करें। अच्छे ढंग से कहने का मतलब जो है कि सीमित रूप में करें। यहाँ पर देखें तो यदि पौधे को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं, अंततः सूख जाते हैं, सभी जानते ही होंगे आप लोग। और इसी के साथ आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 17 और 18 चैप्टर को एक साथ, यह नेक्स्ट वीडियो में आएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ लाइक करिएगा इस वीडियो को।